कांग्रेस ने अपना आज मैनिफेस्टो हरियाणा के लिए जारी कर दिया है। उसमें 5 बड़ी बातें कांग्रेस की तरफ से कही गई हैं। हालांकि उसको पहले भी वो गारंटी के नाम से कांग्रेस उतार देती है। भी किया था जी, उस पर चर्चा भी हम लोगों ने की है। सत्ता का महासंग्राम आपको दिखाया है। इसी से अगर मैं चर्चा करूं, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन हम लोग करते हैं सर, और 5 पॉइंट्स को मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को भी समझाएं। सबसे पहला है युवाओं को रोजगार देने की बात और महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने की बात। यहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल 2000 देने की बात। और बीजेपी ने इसी 2100 रुपया और इन्होंने 2000 देने की बात की। बीजेपी ने 100 बढ़ा करके अपने घोषणा पत्र में 2100 देने की बात कही और रोजगार को मुद्दा बनाने की कोशिश जो है कांग्रेस वहां पर कर रही है। और उनके जो प्रत्याशी हैं, उनके खर्ची पर्ची का जो आरोप लगाती रही है बीजेपी, तो उनके जो प्रत्याशी हैं वो तो लगातार, पहले तो हमने दिखाया था कि फरीदाबाद एनआईटी से जो प्रत्याशी हैं वो इस तरीके की बातें सार्वजनिक मंच से जी चलिए बिल्कुल। तो ये बड़ी बातें जो हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही एमएसपी की गारंटी है, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और अल्पसंख्यक आयोग बनाने की बात कही गई। ग्राफिक्स अगर हम इस पे हम दिखा दें, कांग्रेस ने के मैनिफेस्टो की जो 5 जो बड़ी बातें हैं कि युवाओं को वो रोजगार देंगे, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, किसान आयोग का गठन और एमएसपी की गारंटी जी, 4.25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और अल्पसंख्यक आयोग का गठन। हालांकि अल्पसंख्यक आयोग जो है पहले से भी केंद्र में है, लेकिन ये राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन वहां करेंगे। खासतौर पे ये जो बात है वो अपने एजेंडे की बात कही है। तो ऐसा कुछ अलग नजर नहीं आता है। हालांकि 2000 रुपए की बात है तो भारतीय जनता पार्टी 2100 यानी मतलब 100 रुपए बढ़ा के देने की बात करती है। किसान आयोग का गठन और एमएसपी, क्या आपको लगता है कि एमएसपी पर इस बार जनता उतना एतबार करेगी जितने सपने कांग्रेस दिखाना चाहती है? मुकेश, एमएसपी की अगर बात करें तो एमएसपी जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी वो कांग्रेस ने ही 2006 में बिठाया था जी। 9 में उसकी रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस बैठी रही और एक भी एमएसपी को लागू नहीं किया। और अभी चुनाव की घोषणा के कुछ दिन पहले ही जो नायब सिंह सैनी थे उन्होंने एमएसपी को देने की गारंटी दी है और उसमें अभी बीच ऐलान हो जाने के बाद 2 और फसलों को उसमें जोड़ दिया गया। पहले 22 था, अब 24 फसलों को जो है एमएसपी दिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि जो मुख्य मांग थी किसानों की एमएसपी की, वो एमएसपी की मांग जो है एड्रेस कर लिया गया है बीजेपी की तरफ से। किसान आयोग का गठन जो है वो इसी तरीके की बात कांग्रेस भी कर रही है। महिलाओं को हर महीने 21 रुपए देने की बात, अगर आप बीजेपी का उठा के देख लें या कांग्रेस का उठा कर देख लें, आपको बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। इन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, बीजेपी ने 50 लाख तक का मुफ्त इलाज का है। आयुष्मान योजना पहले से दे रही है, राज्य के पास जो अपनी योजना है वो अलग से दे रही है। अल्पसंख्यक आयोग केवल जो है वो बीजेपी ने नहीं किया। और ये तुष्टीकरण जो है उनका जो मुख्य एजेंडा है, मुझे लग रहा है कि तुष्टीकरण की बात जो है वो ये कर रहे हैं। तो ये देखिए कांग्रेस की हमने बड़ी बातें आपको बताई हैं, जो 5 मैनिफेस्टो में जो बड़े पॉइंट कांग्रेस के हैं। लेकिन अब आपको ये भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किस तरह से चुनावी जो रैली की है उसके क्या कुछ मायने हैं। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पहुंचे थे। लेकिन इस मैनिफेस्टो पर हमारे सहयोगी हरेराम ने खास एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ कहा है पहले वो सुनवाते हैं और फिर इन रैलियों के मायने क्या कुछ है वो भी आपको दिखाएंगे। हरियाणा कांग्रेस ने 7 वादे और पक्के इरादे पहले ही जारी कर चुकी है। आज उसने घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में क्या कुछ खास है, इसी को बताने के लिए हमारे साथ हैं घोषणा पत्र की चेयरपर्सन गीता बुक्कल जी। क्या कुछ खास आपने पहले तो आपने पक्के इरादे घोषित ही कर दिए थे, अब ये घोषणा पत्र में नया क्या है? देखिए, हमने 7 गारंटीज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अजय माकन जी, वेणुगोपाल जी और अशोक गहलोत जी, हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और अध्यक्ष जी की प्रेजेंस में 7 गारंटीज जारी करने का काम किया था। 7 वायदे पक्के इरादे। और ये जो आज हमारा हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का जो घोषणा पत्र किया है, हमने इसमें डिटेल्ड हमारे युवाओं के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, सभी वर्गों के लिए, प्रदेश की 36 बिरादरी सभी वर्गों के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए हमने इसमें जो है आज घोषणा करने का काम किया है। और ये हमारा डिटेल्ड एक घोषणा पत्र आज आया है। उसी के अनुरूप आने वाले समय में हमारी हरियाणा की महान जनता 5 तारीख को कांग्रेस को वोट करेगी। ये घोषणा पत्र हमारे लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगी। विभिन्न जिलों में हम लोग जो यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, शिक्षण संस्थान बनाएंगे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाएंगे,
बुजुर्गों को, विधवा बहनों को, दिव्यांगों को 6,000 पेंशन देंगे, 2,000 हमारी बहनों को उनके खाते में पैसा देने का काम करेंगे, युवाओं को भर्ती विधान के माध्यम से 2 लाख की पक्की नौकरी देने का हम लोग काम करेंगे। हम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे, हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे। इस तरह की सभी घोषणाएं हमारे इस घोषणा पत्र में हैं। धन्यवाद गीता जी। जैसा कि गीता जी ने कहा कि कांग्रेस का वादा है कि जो भी वादे उन्होंने किए हैं वो जरूर पूरा करेंगे जब उनकी सरकार बनेगी। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, चंडीगढ़। तो दावों और वादों का दौर है। कांग्रेस का जब मैनिफेस्टो जारी हुआ तो क्या कुछ बातें हैं वो आपने सुनी हैं, लेकिन अब आखिरी राउंड जो दंगल, हरियाणा चुनाव का दंगल चल रहा है, आखिरी राउंड का चुनाव प्रचार है और बड़ी संख्या में फुल तरह से जो तैयारियों की बात की जाए, रैलियों की बात की जाए, ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। किसने आज कहां रैली की है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने जा रहे हैं और क्या कुछ उसके मायने हैं। मुझे लग रहा है कि रैली में किस नेता ने क्या बातें कही, हाँ, मायने क्या है उसके, बिल्कुल वो हम दिखाएंगे बहुत जल्दी से। स्क्रीन पर हम चाहेंगे कि सभी ग्राफिक्स को लेकर आएं और हरियाणा में चुनावी दंगल का आखिरी राउंड। सबसे पहले जिक्र करते हैं मुकेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा में उनकी तीसरी रैली है। तीसरी रैली थी और 23 सीट जो बागड़ बेल्ट जो है, बागड़ बेल्ट को यहाँ से वो 23 सीटों को साधेंगे। चरखी, दादरी, भिवानी, सिरसा, हिसार, ये जो मुख्य सीटें हैं, ये जो सारी सीटें हैं लोकसभा में कांग्रेस के पास चली गई हैं इस बार। तो ये इसलिए इसको साधने के लिए प्रधानमंत्री को उतारा गया है। बिल्कुल, तो कांग्रेस के सेंध से बने उनके डेन में जाकर के सेंध मार रहे हैं, सेंध लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आता है झज्जर में आज चुनावी रैली है और पूर्व सीएम हुड्डा की बात की जाए तो उनके गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश है। झज्जर देखिए रोहतक से लगा हुआ क्षेत्र है, रोहतक, झज्जर, ये सब जो ये हुड्डा का क्षेत्र माना जाता है। कहते हैं कि वहाँ पर, हालांकि पिछले जब 14 के चुनाव में हुड्डा के बेटे भी हार गए थे वहाँ से, लेकिन इस बार लग रहा है कि जो 19 में जीत के आए थे। और ये जो झज्जर का इलाका है, झज्जर से आप रोहतक के पूरे इलाके को जो है आप वहाँ पर संबोधित कर सकते हैं और आसपास की सारी सीट, मुझे लग रहा है कि ये भी जो है करीब 20 सीटें ऐसी होंगी इनके आसपास में जो यहाँ से राजनाथ सिंह प्रभावित करेंगे। और ये सारी सीटें जो है वो बिल्कुल उनके परिवार की सीटें हैं, मतलब उनका वहाँ पर जाट बहुल क्षेत्र है ये, और जाट बहुल क्षेत्र होने के कारण जो है हुड्डा का यहाँ वर्चस्व है और हुड्डा के घर में कहीं जो एक तरीके से सेंध मारने वाली आज शायद इसीलिए बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था को भी तैनात किया गया, बड़ी संख्या में पुलिस आज डिप्लॉयड की गई है। अब आता है योगी आदित्यनाथ। बहुत इनकी मांग थी हरियाणा में और फरीदाबाद, जगाधरी, अटेली, रादौर और उसके बाद यहाँ पर अहीरवाल को साधने की जो सीएम योगी की कवायद है, अटेली देखिए यादवों का राव वीरेंद्र सिंह जो है वहाँ पे उनका, राव साहब का है वो क्षेत्र है और वहाँ पर अटेली जो है बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट है एक तरीके से, कि वहाँ से बीजेपी लगातार जीतते रही है वहाँ पे। और अहीरवाल को साधेंगे, अहीरवाल वाले ही वोट है वहाँ पे, जो राव हैं, यादव हैं, अहीरवाल हैं अटेली में। अटेली और उसके आसपास की सारी सीटें जो वो ये, तो फरीदाबाद भी बीजेपी का कहें जो एक तरह से गढ़ है, फरीदाबाद की सारी सीटें जो है बीजेपी जीतती रही है। जगाधरी वगैरह सब बीजेपी के बेटा। केजरीवाल जिस जगह कैथल कहें जो सुरजेवाला का क्षेत्र है, सुरजेवाल के जो बेटे हैं वो वहाँ से कैंडिडेट हैं कैथल से, और ये जो है टक्कर दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कैथल में टक्कर तो दे रहे हैं लेकिन जीतते हुए नजर मुझे नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिख रहे, बहुत ज्यादा प्रभाव, लेकिन इसको जितवाने के लिए पूरा रणदीप सुरजेवाला जो खुद लगे हुए हैं और राजनीति में इनकी एंट्री है, पहला चुनाव उनका, इसलिए कांग्रेस के लिहाज से कम, सुरजेवाला के लिहाज से ज्यादा बड़ा। एक दावा कर रहे हैं कि आपके बिना सरकार किसी की नहीं बनेगी, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, इस पर किस तरह से देखिए? ये तो चाहेंगे कि हमारे बिना नहीं हो, लेकिन अगर ये ऐसा हुआ तो ये जाएंगे किधर, वो इससे ज्यादा बड़ी खबर है। क्योंकि कांग्रेस के साथ अलायंस में तो अभी गए नहीं, हालांकि कांग्रेस के साथ ही जाएंगे, बीजेपी के साथ ही आएंगे नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये उस तरीके उस पोजीशन में आ पाएंगे। ये अभी तक मुझे लग रहा है तीसरे चुनाव तक जो मेरा जो अपना जमीनी आकलन है वोट कटवा ही है, ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं, बहुत ज्यादा ये नहीं आएगा नहीं। जो पिछले 2 बार से तो इनका सारे कैंडिडेट्स के जमानत जब्त हो रहे हैं इस बार। तो कुछ पॉइंट्स और आए हैं। फतेहाबाद और जींद की 2 सीटें यहां आती हैं जहां प्रधानमंत्री गए। 15 सितंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचे थे और 25 सितंबर को सोनीपत के गोहाना में उन्होंने रैली की थी। इधर अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश धनखड़ के लिए वोट मांगने आज पहुंचे और कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी ने पूरी ताकत जो है अपनी झोंक दी है। देखिए चुनौती तो वही है ना, बीजेपी की चुनौती ये है कि जो आपके कांग्रेस के जो गढ़ है, क्योंकि
सिरसा हिसार की जो हमने बात की, रोहतक की जो हमने बात करी, कांग्रेस का गढ़ है वो, और वहां पर अगर आप सीट जीत लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि आप जो है अपना मेंटेन कीजिए, और इधर की सीट में अगर आप सेंध लगाते हैं तो जीत आपकी सुनिश्चित है, और कम से कम जो है 45 का जो आंकड़ा पार करना है वो आप पार कर लेंगे। चलिए देखिए, ये हमने आपको बताया मायने क्या कुछ है, किस तरह से निशाने साधे जा रहे हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान डॉक्टर हिम्मत यादव प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए और प्रियदर्शनी सिंह जुड़ गए, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। आपसे चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले बहुत छोटा सा ब्रेक। ये चर्चा सत्ता के महासंग्राम में आज कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र जारी किया है अपना, और घोषणा पत्र पे हम चर्चा करेंगे, और जो रैलियां हो रही हैं बड़े नेताओं की उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए, हिम्मत यादव जी हैं कांग्रेस की तरफ से और प्रियदर्शनी जी हैं बीजेपी की तरफ से। दोनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हिम्मत यादव जी से करेंगे। हिम्मत जी, आज आपके पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है, और इससे पहले जो 5 संकल्प थे वो भी आपने दिया था 5 पॉइंटर में, हालांकि संकल्प तो बीजेपी का होता है, वो 5 वादे आपने और किए थे, तो वो दोनों में अंतर क्या है? जो पहले 5 वादे आपने किए थे और आज घोषणा पत्र, हम लोग तो वही समझ रहे थे कि जो वादे 5 किए हैं आपने घोषणा पत्र वही होगा, लेकिन आज अलग से घोषणा पत्र आपने जारी किया है। मुकेश जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। जो आपने आज बात कही कि आपके संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो, हमने पहले 7 गारंटी दी हैं, 5 वादे जो किए हैं, 7 गारंटियां दी हैं। उसके अलावा एक विस्तार पत्र जिसके अंदर तमाम चीजों के अंदर हमारे एक जो सरकार जब बन जाएगी तो उसकी गाइडेंस के लिए, उसकी डायरेक्शन के लिए आज एक पत्र रखा है जिसके अंदर तमाम चीजें लिखी गई हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं, जो गारंटियों के अलावा क्या काम हम करने वाले हैं। कोई यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे, उसका क्या नाम होगा, वो कहाँ होगी, किस प्रकार से किसानों के लिए हम काम करेंगे, किस हिसाब से हम महिलाओं के लिए काम करेंगे, किस हिसाब से हम युवाओं के लिए काम करेंगे, किस हिसाब से हम कर्मचारियों के लिए काम करेंगे, किस हिसाब से हम छोटे दुकानदार। हिम्मत यादव जी, एक बात आपने अपने घोषणा पत्र में लिखी नहीं, जो आपके नेता बार बार प्रचारित कर रहे हैं कि जब आप जो आपके वहाँ से हैं फिरोजपुर जिरका से जो आपके प्रत्याशी हैं मामन खान, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हिंदुओं को यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। वो चीज़ आपके घोषणा पत्र में दिखी नहीं कहीं पे। देखिए, ये मेरे तो संज्ञान में नहीं है उन्होंने ऐसा कहा होगा, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कहा है। बाइट है और कहा है तो मैं उसकी जो है निंदा करता हूं। ऐसा कोई स्टेटमेंट किसी भी नेता को, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का या अन्य दल का हो, किसी को इस प्रकार की बातें नहीं कहनी चाहिए। जहां तक मेरे संज्ञान में इस तरह का कोई बयान अभी तक आया मैं सुनवा देता हूं, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि निकाल के रखे वो। और ये देश और ये प्रदेश सभी धर्मों का, सभी पंथों का, सभी का जो है इस सौहार्द भाईचारे और प्रेम। हिम्मत यादव जी, जो ये आप बात कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और इस बात का स्वागत भी है, लेकिन ऐसे पार्टी के तौर पे आपने कोई कार्रवाई की उनके ऊपर जो उनका वीडियो वायरल हो रहा है? मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि मेरे संज्ञान में नहीं है, और पार्टी के संज्ञान में तो होगा सर। मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म से आपको ये बात कहना चाहता हूं, मैं एक जिम्मेवार प्रवक्ता होने के नाते कहना चाहता हूं कि हम निंदा करते हैं इस तरह का अगर बयान उन्होंने दिया है, और जरूर हमारी लीडरशिप जब इस बात का संज्ञान में अगर उनके आया होगा तो जरूर उनसे पूछा जाएगा, उनपे। चलिए, हम ऑफिशियली आप चाहते हैं कि आपके जरिए ये बात आपके आला कमान तक पहुंचे। अगर आपको बाइट मिले तो मैं बाइट सुनवा भी दूंगा अभी। इस बात की जरूर सफाई ली जाएगी। नहीं, मैं चाहूंगा मुकेश जी, इस तरह की बातों को जितना अवॉइड किया जाए उतना अच्छा है। इस देश में भाईचारा, प्रेम, प्यार, ठीक है। प्रियदर्शनी जी, आपके पास आ रहा हूं बहुत जल्दी से, मुझे ब्रेक पे भी जाना है। एक तरफ आपके आज 3 बड़े नेता जो हैं केंद्र के नेताओं ने वहां आज रैलियां की हैं, एक तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। कहां खड़ी पाती है इस समय भारतीय जनता पार्टी अपने आप को? मुकेश जी, आपको भी नमस्कार, विकास जी आपको भी नमस्कार, मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मुझे लगता है मेरे साथी प्रवक्ता को नहीं मालूम होगा, या मालूम होते हुए भी कभी कभी ऐसा होता है कि कांग्रेसी इस तरीके की बातें करते हैं कि जी हमें पता नहीं, हमें दिखा नहीं, पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन मैंने बड़ी ही क्लियरली, साफ शब्दों में सुना है कि किस तरीके से नू के हमारे नेता मामन खान जी ने सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की है। आपके चैनल से, आपके माध्यम से, बड़ा चैनल है आपका, मैं आपके माध्यम से मामन खान जी को बोलना चाहती हूं कि शुक्र मनाना चाहिए उनको कि उनके बाप दादा पाकिस्तान नहीं गए और वो हिंदू नहीं थे।
अगर वो इस किस्म की बातें वहां पे कहते तो जमीन पे गाड़ दिए जाते। तो उनको ये शुक्रिया अदा करना चाहिए इस धरती का, इस धरती माता क्या का। आपकी और पार्टी ने हिंदुस्तान इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब मोहन कब करेंगे? बडोली आप जी से लोगों मेरी को कर आज ही देना चाहिए, मुलाकात 2 हुई दिन है। पुराना मामला हो गया। नहीं, मेरी मोहन बडोली जी से आज ही मुलाकात हुई है, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के, और मैंने इस विषय पे उनसे चर्चा की है कि सर हमें इस बारे में इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेसी मुझे लगता है ये और भी बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। एक्चुअली पता प्रॉब्लम क्या है इनके साथ मुकेश जी, कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इनके साथ तो यही हाल है। पहली बार ऐसा हरियाणा और के इतिहास में हो रहा है। ठीक है प्रियदर्शन जी, चुनावों में हो रहा है। अभी ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चर्चा को जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि मोहम्मद खान की वो बाइट हुई आपको सुनवा दें, जो हिम्मत यादव जी ने सुनी नहीं है। मैं चाहूंगा कुछ सुनवा दें उनको। चर्चा लगातार चल रही है हरियाणा विधानसभा चुनावों पर, बिल्कुल अंतिम दौर में है, ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं, बार और जो पलटवार है वो भी चल रहा है। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। प्रियदर्शनी जी, आपके पास आ रहा हूं, बात आपकी रह गई, इसी अधूरी पूरी कीजिए। और साथ ही जो दलितों की राजनीति इस समय वहां नजर आ रही है, उस पर क्या कुछ चल रहा है? आपने हालांकि ऑफर दिया था कांग्रेस की बड़ी नेता को, लेकिन वो आ नहीं पाई हैं। लेकिन कई सारी जो दलित की पंचायतें हैं वो चल रही हैं। किस तरह से देखती हैं इस कास्ट वाली फैक्टर को और पूरी राजनीति को? बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, मैं इस पे भी जवाब दूंगी। सबसे पहले मतलब जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे अभी कि हमारा एक मैनिफेस्टो लॉन्च हो रहा है अभी चंडीगढ़ में। आपने कभी, ये तो पिक्चरों में होता था कि पहले टीजर लॉन्च होता है, फिर उसके बाद ट्रेलर लॉन्च होता है, और उसके बाद बड़ी पिक्चर लॉन्च होती है। अब ये देखिए इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनसे हो गई है बहुत बड़ी गलती, इन कांग्रेसियों से हो गई है बहुत बड़ी गलती। इन्होंने अपना जो 7 गारंटियां इन्होंने दी थी, ये दिल्ली में लॉन्च की। क्यों? हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट में आपको एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं लगा जहां पे जिसको कहते हैं अपना मैनिफेस्टो, हरियाणा के प्रदेश का मैनिफेस्टो लॉन्च कर पाए, हरियाणा वासियों को बता पाए। ये तो हरियाणा के दिलों पे आघात दिया आप लोगों ने। दूसरी बात है, अब आपके प्रश्न को ही मैं इसमें काउंटर कर रही हूं कि आप ये देखिए कि इन्होंने इतना बड़ा मैनिफेस्टो लॉन्च किया, लेकिन प्रदेश की वंचित वर्ग की नेत्री को आपने बुलाया नहीं, आपने इनवाइट नहीं किया। कुमारी शैलजा उस मैनिफेस्टो लॉन्चिंग पे नहीं थी। वो जो 7 गारंटियां इन्होंने दी थी उस पे वो नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसका मतलब कि आपने साफ साफ बोल दिया कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी पे, जो इनके मंदबुद्धि बालक नेता हैं, वो जो वॉशिंगटन डीसी में जाके बोल दिए हैं, इसका मतलब कि सत्य है, साफ है, और साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आप वंचित वर्ग के खिलाफ हैं। और वंचित वर्ग के तो खिलाफ ये नेहरू गांधी परिवार आज से नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये वंचित वर्ग के खिलाफ शुरू से रहे हैं। चाहे आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, आप जगजीवन राम को देख लीजिए। जगजीवन राम की मैं ऑटोबायोग्राफी अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ रही थी। बाबू जगजीवन राम कितने बड़े नेता, बताइए। वहां पे उन्होंने साफ साफ कोटेड लिख रखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि इंदिरा गांधी ने साफ साफ बोला है कि इस देश में कभी भी प्रधानमंत्री वंचित वर्ग का नहीं बन सकता है। आप लोगों को यकीन आए तो पढ़ लीजिएगा, वहां पे ऑटोबायोग्राफी में ये कोटेड है। सीताराम केसरी जो कि इतने बड़े नेता, इतने समझदार नेता, सीनियर नेता, सोनिया गांधी ने किस तरीके से अवहेलना की थी, ये किसी से भी छुपा नहीं है। सीताराम केसरी को एआईसीसी में घुसने नहीं दिया जा रहा था। ये इनके हालात हैं। एक्चुअली में बात हकीकत ये है, हरियाणा की राजनीति में मैं आपको बताऊं, वंचित वर्ग को इन्होंने हमेशा पीड़ित रखा है, और कांग्रेसियों ने तो पूरे भारत में इनको पीड़ित रखा है। लौट रहा हूं मैं आपके पास, जितने आपने सवाल किए उनका जवाब हिम्मत यादव जी से चाहूंगा। दलित नेताओं का जो अपमान कांग्रेस में हुआ, ये बीजेपी की प्रियदर्शनी जी कह रही थी, जवाब हिम्मत यादव जी से लेंगे। हिम्मत जी, आपने बात सुनी होगी, प्रियदर्शनी जी ने बहुत सारे आरोप लगाए और खासतौर पे दलितों के बारे में कहा कि शैलजा जी का अपमान किया है। हालांकि अब तो पैचअप हो गया है, फिर भी मैं चाहूंगा कि आपकी टिप्पणी इस पर। मुकेश जी, मैं कहना चाहूंगा, ये हरियाणा की जनता का है कहना, मेरी बहना के लिए कह रहा हूं मैं, हरियाणा की जनता का ये है कहना, थोड़ी सी बस शांत रहना, कुछ दिन का इंतजार और करना, और 8 तारीख को उठा के अपना सामान लेकर के हो जाना रुखसत हरियाणा से।
तो ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात आपकी, देखिए ये- हिम्मत जी मैं इस पे आपको रोकना देखिए, मेरी- आप भी वही बात मेरी- कह रहे हैं जो दूसरी मेरी फिरोजपुर बहन- जिले का, आप भी वही बात कह रहे हैं कि हार जाने के बाद आपको दूसरी हरियाणा मेरी छोड़ना बहन, पड़ेगा। हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, विचारों को बेरोजगार हो जाएंगे, मेरा ये बात का कहना है। आप इसको कोई दूसरा पर एक जवाब आपने नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि जब आपका मैनिफेस्टो जारी हुआ तब कुमारी शैलजा जी नजर नहीं आई, उस पर भी बोलिए। एक बार हिम्मत जी बात पूरी कर लें जी। मैं वहीं पे आ रहा हूँ, आप बीच में अगर बोलिए सर, बोलिए। नहीं करेंगे तो मैं कैसे पूरी कर पाऊंगा? बोलिए। दूसरी बात, हमारे हरियाणा में कहावत है कि सर के ऊपर कोतरी बैठ जाना। जैसे मेरी बहन ने कहा, हर डाल के उल्लू बैठा है, मैं कह रहा हूं इनके भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के घर के ऊपर उल्लू बैठा और सर पे कोतरी बैठी है। सर पे कोतरी बैठने का मतलब ये है कि अब वो है जो उनकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुकी है और जो काम करेंगे उल्टे काम करेंगे। इस समय इनको अपनी उपलब्धता बतानी चाहिए कि ये हमने ये कार्य किए, ये हमने प्रदेश के लिए हमने ये यहाँ पे हमने आगे बढ़ाया, हमारे ये ठोस कदम रहे, लेकिन उसकी चर्चा नहीं है। तमाम दूसरे मुद्दे उठा करके जब इनके पास कुछ नहीं है, राजनीतिक जमीन की खिसक चुकी है, बिल्कुल तो सही इन है। चीजों को बीजेपी दूसरे को अपनी परिवारों बात- में झाँक करके चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं। कौन सा, अरे भैया मैनिफेस्टो उसके अंदर नहीं आई, कुमारी शैलजा जी के अपने प्रोग्राम है, अपने कार्यक्रम है, और ये कौन से कौन से लोग हैं, ये कौन से लोग हैं जो दलित और वंचित वर्ग की इतनी चिंता करने वाले हैं? ये मनुवादी सोच के लोग हैं। इन्होंने सदा इस देश के ओबीसी का, आपके वंचित समाज का, आदिवासी समाज का, ठीक है सदा प्रियदर्शनी जी, वो बहुत लोग जल्दी से हैं। जवाब दीजिए, समय बहुत लेकिन कम हिम्मत है। यादव जी, आपके नेता ने भी न्यूयॉर्क में जाकर के आप जो बातें करी थी। मुझे तो देते हैं आप चंद सेकंड मुकेश जी, ये तो ठीक नहीं है। मेरे को अपनी बात, नहीं, आपकी बात पूरी हो गई तब हम जाएंगे, अब आपकी बात पूरी हो जाएगी तब जाएंगे। बात पूरी हो गई, बताइए। मैं कहना चाहता हूं, आज 10 साल की सत्ता इन्होंने चलाई है, उसके बाद में इनको अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए कि ये हमारे कार्य है, लेकिन ये वो नहीं कहते। दूसरे परिवारों में जाकर के मुद्दा बनाने कोई करे। अरे हमने तो कितने प्रदेशों के अंदर वंचित और दलित समाज के मुख्यमंत्री बनाए हैं। आज इनके आरएसएस के अंदर कभी प्रमुख बनाया इन्होंने? मतलब आपने कहा कि सब जगह बना, हरियाणा में लेकिन नहीं बनाएंगे आप। जो मेन मुद्दे, जो मेन इनके पद है संघ के अंदर, कहीं आपको दलित और वंचित वर्ग से नजर आया? अभी आपके जितने मुख्यमंत्री हैं, कोई दलित और वंचित वर्ग से तो है नहीं। अभी आपके जितने मुख्यमंत्री, हिम्मत जी, आपने अभी तेलंगाना में चुनाव जीता, आपने कर्नाटका में आपने चुनाव जीता, हिमाचल में आपने चुनाव जीता, वहां पर किसी को तो आपने मौका दिया नहीं। मुकेश जी, आप पंजाब को भूल गए, आप महाराष्ट्र को भूल गए। तो पंजाब में आपकी कहाँ सरकार है सर? चन्नी जी को पंजाब में बताया, आम आदमी पार्टी की सरकार है। अभी आप पुराने इससे 10 नहीं, मौजूदा वक्त की आप बात कर रहे थे ना, इसलिए उन्होंने काउंटर अभी मैंने करंट में बात करी। मौजूदा वक्त में आप देखना, इस देश के अंदर जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो वंचित वर्ग के और ओबीसी समाज, ठीक है, पॉइंट टेकन सर, आपकी बात हो गई। प्रियदर्शनी जल्दी से बोलिए, मेरे पास समय बहुत कम है। जी बोलिए। जनगणना होगी और सबको जिसका जो हक होगा उसको उसका हक मिलेगा। बोलिए प्रियदर्शनी जी। ये हमारे राहुल जी का वादा है, कांग्रेस पार्टी का मतलब वादा है। दलितों को फिलहाल आप नहीं देंगे जब तक जनगणना ना हो जाए। दलितों को सही बात है। मतलब यही बात कह रहा आपने बोल हूँ, दिया। यही बात तो राहुल मैं जी बोल वहां रही से कह रहे थे, यही बात न्यूयॉर्क से राहुल गांधी जी ने कहा। जी मुकेश जी, मेरी बहन, हंसने से कुछ नहीं होगा। हाँ। बात करने से जनता का सरोकार का जवाब देना पड़ेगा आपको, हंसने से नहीं चलेगा आपको। नहीं, लेकिन जो मैंने सवाल किया उसको तो आप जरा साफ कर दीजिए। आपको हंसी आ रही तो हिम्मत जी, मैंने जो आपने जो कहा, मैंने उसका जो अर्थ निकाला उसको तो साफ कीजिए। राहुल गांधी यही बात न्यूयॉर्क से कह रहे थे। आपके अर्थ निकालने से कुछ नहीं होगा। नहीं, आपने वही बात कही जो राहुल गांधी न्यूयॉर्क से कह रहे थे। न्यूयॉर्क से राहुल गांधी जी ने यही तो कहा था। राहुल गांधी जी ने ये कहा है, हाँ। इस देश के अंदर सबसे पहला अधिकार किसी का है तो वो दलित वंचित। नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि आरक्षण जो है वो अभी हटाएंगे हम जब जनगणना करेंगे, जातीय जनगणना के हिसाब से करेंगे। मैं अनुवाद कर देती हूँ, मैं अनुवाद कर देती हूँ। एक मिनट मेरी बहन, थोड़ी शांत, मेरा समय, मैं आपके समय। देखिए, आपने इतना समय ठीक है, दे दिया। बोले जी। मुकेश जी, आप एक बहुत जिम्मेवार चैनल के एडिटर हैं, मैं आपसे उपेक्षा नहीं करता। राहुल जी ने ये कहा था कि जब तक इस देश से असमानता दूर नहीं हो जाती, तब तक जो है टचेबिलिटी इस देश से दूर नहीं हो जाती, तब तक इसका कोई ठीक है, अब प्रियदर्शनी जी से जवाब ले लेते हैं। पूरा 1.5 मिनट आपने बोला है, बोलिए प्रियदर्शनी जी, बोलिए। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। हिम्मत यादव जी, जिसका हिम्मत जी,
प्रियदर्शनी हिम्मत जी, आपकी बातें मैंने बड़े ध्यान से सुनी। अब मैं बता देती हूँ इसका जवाब। राहुल गांधी जी ने साफ साफ ये बोला है कि मेरे पास अभी सत्ता नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे पास सत्ता आ गई उस दिन पहली कलम से मैं इस देश में आरक्षण को खत्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। और यही मतलब है इसका, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में पलट ले, ऐसे ऐसे ऐसे, इसका यही मतलब है, यही अर्थ है। मैं तो आपकी समझ की वो देता हूँ। नहीं, ये समझ पता नहीं आपकी कौन सी समझ है। नहीं, राहुल गांधी जी ने मैं साफ कर रिकॉर्ड बात है, आप दोबारा सुन लीजिए। अगर आपको हिम्मत यादव जी, हिम्मत यादव जी, हिम्मत यादव नहीं जी आती है तो आप नहीं, दोबारा सुन मुझे लीजिए। अंग्रेजी नहीं, हिम्मत यादव जी, बहुत आप अच्छी सही तरह कह से रहे हैं। हिम्मत जी, नहीं, एक मुझे मिनट, अंग्रेजी, प्रियदर्शनी जी। हिंदी और उसका अनुवाद करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। प्रियदर्शनी जी, इन्होंने जी। सही कहा। इन्होंने कहा है कि समानता वाली बात बोली है, लेकिन वो अरे बाद वो में ऐड किया गया, वो बाद में ऐड किया ना, जी। वो आपने बाद में ऐड किया, आपने कवर अप किया है, वो आप करेक्ट। वो आपने कवर अप करने के लिए समानता वाली अरे बात ये जोड़ी है सब उसमें। ये मनुवादी Correct. लोग अच्छा, जो सिखों का संविधान मत किया है, को नहीं किया है, जो इन्होंने संविधान बताइए। चलिए ठीक है, देखिए अब नेता तो बोल देते हैं। देखिए हिम्मत जी, 400 सीटें चाहिए हिम्मत थी जी, जिस काम हिम्मत के जी, लिए, देखिए यही वो होता इस है। देश की जनता ने होने नहीं दिया ना मुकेश जी। हिम्मत जी, ये तो मैं जीवन में पहली बार हिम्मत सुन जी, रही यही हूँ कि बात होती 99 है। सीट आने नेता के अपनी बाद बात भी जो नहीं है, आता है। हर एक बात का एक संदेश होता है और नेता अपनी बात कह देता है और जहां संदेश देना होता है वहां चला जाता है। तब इंटरप्रिटेशन उसका आप कुछ भी करें, लेकिन जो बात राहुल गांधी जी ने कही थी वो आरक्षण को हटाने की बात थी, लेकिन बाद में उन्हें बोलते बोलते इस बात का एहसास हो गया जो गलत हो गया, फिर उन्होंने कवर अप किया। आप फिर से देखें, उन्होंने कवर अप किया। आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो कवर अप था। जनता पार्टी cover up अपने है, हिसाब damage से control, निकालना damage चाहती control है, किया। अपने हिसाब से निकालना चाहती है। ये संविधान विरोधी लोग हैं, इन्होंने सदा संविधान को, अच्छा। इन्होंने कभी ठीक है, अपने ठीक है सर, आरक्षण हमारे पास- मुख्यालय में हमारे देश पास- के तिरंगे को अच्छा, नहीं। नहीं बैठने मुकेश जी, दिया। मुझे ये भी प्लीज मनुवाद बोलने का लागू ठीक है, मौका 10 दीजिए। सेकंड मुझे प्रियदर्शनी अपनी सारी जी। बातें ठीक है, हिम्मत बोलने यादव जी हो गया, प्लीज नहीं, नहीं। प्रियदर्शनी जी को बोल नहीं, लीजिए। नहीं, 10 अब मैं सेकंड भी जल्दी से, बोल- बहुत मैं जल्दी भी बोलिए। बोल लेती हूँ, ठीक है। अब इन्होंने बोला जाति गणना। मेरे बड़े भाई ने भी जाति गणना के बारे में विषय के बारे में बात की है, और जाति गणना के बारे में बार बार चिल्ला के राहुल गांधी ने भी बात की है। लेकिन 1952 में एक बार जाति गणना हुई थी, उसको क्यों नहीं उजागर किया इन्होंने? कर्नाटका में भी इन्होंने जाति गणना की करवाई थी, वो भी इन लोगों ने स्टेट में नहीं हम तो हिम्मत जी सेंसस करवा के गए थे। हिम्मत उसको जी आपने देखिए, जाति जब आप क्यों नहीं बोलते किया? हैं तो मैं नहीं उस बोलती हूँ। उस डाटा को दबा के क्यों रखा आपने? हिम्मत जी, जब 10 आप साल आप बोलते हैं सत्ता तो में मैं थे, नहीं 10 साल आप बोलती हूँ। सत्ता में थे ना। नहीं, जब आप बोलते हैं भाई साहब तो मैं नहीं बोलती हूँ, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा अपनी बात को। अब ये बताइए, ये जाति गणना क्यों करवाना चाहते हैं? इसको ध्यान से सुनिएगा। ये हिंदुओं को, देश के लोगों को जाति के नाम पे, आधार के नाम पे बांटना चाहते हैं, इस देश में सिविल वॉर करवाना चाहते हैं। इस देश में राहुल गांधी सिविल वॉर कराना चाहते हैं। जिस तरीके से इनके कश्मीर। को हमारे पास मेरी बहन कमी है, हमारे पास समय की कमी है। मेरी देश का बहन, बंटवारा मेरी कर दिया, बहन। विभाजन कर ठीक दिया, है, चलिए प्रधानमंत्री ये जनता के पाले में छोड़ देते हैं कि वो किस तरह से क्या कुछ निकालती है। जी, बिल्कुल। देश का विभाजन कर दिया। हमारे नेहरू पास जी समय ने। इतना ही था। आप दोनों का बहुत राहुल धन्यवाद मेरे साथ गांधी जी- चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। आज समय इतना ही था, लंबी चर्चा है, चुनाव में भी थोड़ा वक्त है, तब तक और बैठेंगे और विस्तार से इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मुकेश जी, बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि कश्मीर के लिए अगर वक्त है तो मैं एक बार पूछूंगा जो कश्मीर की बात करें, या नहीं तो आज के लिए बिल्कुल आज वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है मुझे कि कश्मीर पे चर्चा करें, लेकिन कल जब आएंगे सत्ता के महासंग्राम के साथ तो आपको हरियाणा के साथ साथ कश्मीर में जो अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे और विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।